हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज की वीडियो में हम लोग आईपीमेट 2021 इंदौर के शॉर्ट आंसर्स के आंसर देखेंगे। पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हो और आपसे जो भी गलतियाँ हुई होंगी वो भी चेक कर लेना। स्क्रीन पे आपको हमारे कुछ फीडबैक दिख रहे होंगे, आप आराम से पढ़ते रहना। इस बार के बच्चों का बहुत अच्छा आईपीमेट गया है। ठीक है, क्वेश्चंस जो थे ऑलमोस्ट अभी जो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे वीडियो कोर्स और आईपीएमएट 300 से रिलेटेड ही थे और कई क्वेश्चंस की तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी। अभी आगे वो सब अपन डिस्कस कर लेंगे। और ये जो 10 क्वेश्चंस थे इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप चाहते तो ओरल भी कर सकते थे, तो वो भी बात कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप अगर थोड़ा अलग से दिमाग लगाते तो आप क्वेश्चन आप बाकी लोगों से जल्दी कर लेते, भले उसकी प्रोसेस आपको पता हो या ना पता हो। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, अभी तक हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर दीजिए। प्लस अगर आपको कोर्स परचेस करना है ईपीमेट 2022 या 2023 का, है ना, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी है catipmet.com। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 into 3 प्लस 5 into 7 प्लस 9 into 11 प्लस 13 into 15। ठीक है, ऐसी 10 टर्म्स तक का हमें बताना था समीशन। देखिए, एक आध दो बच्चों के मेल आए थे कि उन्होंने इसको पॉइंट समझ लिया और गलत कर दिया। तो देखिए, पॉइंट जो होता है वो ऐसा थोड़ा नीचे साइड होता है और मल्टीप्लिकेशन में जो पॉइंट होता है थोड़ा ऊपर साइड होता है। ठीक है, तो इस छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट का साइन नहीं था, मल्टीप्लिकेशन का साइन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है सिग्मा एन वाले कंसेप्ट से आप कर सकते हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, मान लो मुझे नहीं पता कि सिग्मा एन क्या होता है ना। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब आई एम इंदौर ने आपको कैलकुलेटर तो प्रोवाइड किया ही था और मुश्किल से कितनी टर्म्स का समीशन पूछा है, 10 टर्म्स का, है ना। 30 मिनट्स दिए हुए हैं आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए। आप आराम से 2 मिनट्स या 3 मिनट्स में ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे करके आंसर लगा सकते थे। इवन आपको इसका फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो भी। तो आप ऐसे ऐसे छोटा छोटे कुछ ट्रिक्स फॉलो करोगे एग्जाम में, है ना, दिमाग लगाओगे अलग से, तो आपके ये सब बेसिक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें टॉपिक का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन आप बिना नॉलेज के भी कर सकते थे एग्जाम में। ठीक है, अब प्रोसेस से देख लेते हैं। देखिए, सिग्मा एन के कंसेप्ट से करें तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म का भी मैंने डायरेक्ट आपको सिखाया हुआ है। जैसे सबकी फर्स्ट टर्म क्या, 1 5 9, 4 4 का डिफरेंस है, मतलब 4n आएगा। अब फर्स्ट टर्म में 1 लाने के लिए -3 कर दो, क्योंकि n की जगह 1 रखूंगा तो 4 - 3 1 हो जाएगा। सिमिलरली 3 7 11, इसमें ही 4 4 का डिफरेंस है तो 4n लिख दो। अब फर्स्ट टर्म में 3 लाना है तो -1 कर दो, तो 4 1 4 -1 3। ये अपन ने डायरेक्ट लिख ली nth टर्म। ठीक है, अब इसमें सिग्मा लगाएंगे। तो सिग्मा से पहले इसको ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 16n² -4n -12 -16n माइनस और माइनस +3। ये आ गया सिग्मा एन स्क्वायर। अब इसमें सिग्मा लगा दो तो क्या हो जाएगा, 16 सिग्मा एन स्क्वायर -16 सिग्मा एन +3n। 10 टर्म्स है, n की जगह 10 अभी रख देंगे फॉर्मूला लगाने के बाद। तो 16 सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, 2n+1 बाय 6 -16 सिग्मा एन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 +3n। अब n की जगह 10 रख देते हैं तो इसको पहले कैंसिल कर दूँ तो आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21/3। और ये 8 जो आया था वो माइनस सिग्मा एन 10 में समीशन पता ही 55 होता है तो डायरेक्ट 16 इंटू 55 लिख दो, या 10 इंटू 11/2 कर देना, 55 ही आएगा, प्लस 3 10 30। अभी भी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर तो था ही, यहाँ पे आप कैलकुलेटर से कर सकते थे, है ना। अब हमारे पास तो नहीं है अभी, तो हम इससे ही सॉल्व कर लेते हैं। 6160 प्लस 30 तो 6190 हो जाएगा, माइनस 16 इंटू 55 क्या आ जाएगा, 5310। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, 5310। तो देखो, इसको मैंने आपको दो तरीके बता दिए, सॉरी, या तो आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते थे या प्रोसेस से करना था तो भी 2 to 3 मिनट्स में हो जाता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि x और 0 में मैक्सिमम चीज़ ही लेगा। ठीक है, एफ एक्स।
अब स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू में y की बतानी है, जिससे एफ ऑफ वाई माइनस थ्री प्लस टू एफ ऑफ वाई प्लस वन 8 हो जाए। तो देखो y को अगर मैं 0 लेता हूँ तो एफ ऑफ माइनस थ्री हो जाएगा, और एफ ऑफ माइनस थ्री में माइनस थ्री कॉमा जीरो, इसमें मैक्सिमम क्या रहेगा 0। मतलब या तो पॉजिटिव आंसर एफ एक्स के आंसर रहेंगे या 0 रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर या 0। तो नेगेटिव में तो ये 0 0 आते रहेगा और ये 8 दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो वन में भी एफ वन एफ आई की जगह वन रखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, टू रखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, है ना। थ्री रख के देख लेते हैं, तो वाई की जगह थ्री रखते हैं तो एफ थ्री माइनस थ्री जीरो प्लस टू एफ थ्री प्लस वन फोर, ठीक है। एफ जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो जीरो प्लस टू एफ फोर में फोर कॉमा जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम क्या है फोर, तो फोर टू ज़ा एट आ गया, ठीक है। मतलब y इज इक्वल टू थ्री की वैल्यू पे इस इक्वेशन की वैल्यू 8 आ गई। स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा 3। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था 3, सिंपल था। थर्ड, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो नंबर सिस्टम ने हमने अच्छे से बताया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो कोर्स या मेरे कोर्स से रिलेटेड IP MET 300 से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब ने ये क्वेश्चन कम से कम सही किया हो, ठीक है। ठीक है, अब ब्रेक करते हैं। देखिए सब में 10 10 10 तो दिख ही रहा है, मतलब 2 5 से 10 होता है, तो 2 क्यूब 5 क्यूब तो लिख ही देते हैं शॉर्ट में थोड़ा। अब 189 को ब्रेक कर लेते हैं, 3 ये, तो देखिए 2 क्यूब आ गया था इंटू ये 3 क्यूब हो जाएगा, इंटू 5 क्यूब आ चुका है, इंटू 7 प्राइम नंबर है, इंटू 13 इंटू 17, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डेट डिवाइड, यानी टोटल फैक्टर का फॉर्मूला लगा दूं इसमें, तो टोटल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वन करके मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू टू टू ज़ा टू इंटू टू यानी 8। फाइव वन टू आना चाहिए, सही है, ठीक है। अब क्या बोला है आगे, आर नॉट डिविजिबल बाय 45, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो इसको डिवाइड कर दें लेकिन 45 से डिविजिबल ना हो, तो इसमें हम 45 अलग निकाल लेते हैं, 9 5 ज़ा 45 होता है, अंदर क्या बचेगा 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर इंटू वही 7 13 17, तो 45 से डिविजिबल पहले निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें टोटल फैक्टर का फॉर्मूला आप लगा दोगे, 4 2 3 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, वन 192 फैक्टर आउट ऑफ 512 ऐसे होंगे जो 45 से डिविजिबल हो जाएंगे, है ना। लेकिन पूछा है कि ना हो, तो आप 192 माइनस कर दो 512 में से, कितना आ जाएगा, 320, ठीक है, 320 इसका आंसर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 320। उम्मीद है अभी तक हमने जितना किया है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, और वीडियो अगर पसंद आपको आ रहे हैं, ठीक है, तो कोर्स अगर लेना हो तो हमारी वेबसाइट catipmet.com पे जाके परचेस कर सकते हैं, जबरन ब्रांड के पीछे भगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन मैंने सेट थ्योरी की शुरुआत में ही बताया, ऐसा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। देखो 60 और 68% स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स और मैथ्स में जो पास हुए हैं, ठीक है। अब पूछा मिनिमम कितने परसेंटेज होंगे जो दोनों में पास होंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल बताया था मैंने, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का, मिनिमम इन्होंने पूछा है, देखो मिनिमम क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, 60 और 60 128 होगा। अब 100% से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, यानी 28% जो होंगे इनको दोनों में पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 28,
ठीक है, ठीक है। और अगर इसी में मैक्सिमम पूछा होता तो 60, ध्यान रखना मैक्सिमम पूछा होता कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स दोनों में पास हो सकते हैं, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता 60%, तो ध्यान रखना। अगला फिफ्थ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो इजी थे और इसको आप ध्यान से पढ़ते, तो ये क्वेश्चन आराम से आप बना सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है। देखो, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय इक्वेशन coincides with those given by equation, ये दूसरी दी हुई है, यानी एक लाइन दोनों में कॉमन है, एंड अदर लाइंस पर रिप्रेजेंटेड बाय देम आर परपेंडिकुलर, और दूसरी लाइन जो है परपेंडिकुलर है, मतलब अच्छा इसमें दोनों इक्वेशन में ध्यान दो कोई कांस्टेंट भी नहीं है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो आएगा नहीं, है ना। अब एक ही साइड लिखना है तो y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। अब क्योंकि चार लाइनों की बात हो रही है, ऐसा मोटा मोटा देखें, तो स्लोप को चेंज कर देते हैं, का m1 कर देते हैं, तो दूसरी में भी एक कोइंसाइड है तो दूसरी में भी एक m1 होगी, है ना। अब पहली इक्वेशन से कंपेयर करें तो y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स, ये दिया हुआ है 2x² प्लस ए एक्स वाई प्लस 3y², ठीक है। दूसरी लाइन की इक्वेशन भी लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। देखो एक लाइन कॉमन है, यानी y माइनस एम वन एक्स ही रहने देते हैं। अब दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो पहली लाइन में अगर स्लोप m2 था, ठीक है, तो हमें पता है परपेंडिकुलर में m1 इंटू m2 जो होता है -1 होता है, परपेंडिकुलर स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका क्या हो जाएगा y प्लस एक्स बाय m2। तो देखो -m2 इंटू 1/m2 करोगे, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, ठीक। और ये दिया हुआ है हमें 2x² प्लस बी एक्स वाई माइनस 3y²। अब दोनों को ओपन करते हैं, पहले ऊपर वाली इक्वेशन को करते हैं, तो देखो क्या आएगा, y² माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x² इज इक्वल टू, इसमें आप 3 से डिवाइड कर दो ताकि पूरा सेम रहे, तो 2/3 x² प्लस a/3 xy प्लस y², ठीक है। सिमिलरली दूसरे को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, y² माइनस m1 xy प्लस 1/m2 xy, फिर माइनस m1/m2 x² इज इक्वल टू, इसमें -3 से डिवाइड कर दो, तो -2/3 x² प्लस -b/3 xy प्लस y² प्लस y² दोनों में इसलिए रहने दिया, कोफिशिएंट कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन में अब कोफिशिएंट इक्वल करें, तो m1 m2 x² का कोफिशिएंट है, m1 m2 की जो वैल्यू आएगी 2/3, और सेकंड में देखो -m1/m2 ये इक्वल है -2/3 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, m1/m2 2/3 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर, तो m1 आपका क्या आ जाएगा 2/3, है ना। अभी प्लस माइनस के साइन पे ध्यान मत देना, ठीक है। और m2 क्या हो जाएगा 1, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो m1² इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, m1 2/3 और m2 1, ठीक है, ये आ गया हमारा। लेकिन हमें क्या पूछा है इन लोगों ने, a² प्लस b²। तो अब देखो एक्स वाई के कोफिशिएंट इक्वल करो, तो a/3 जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ m1 प्लस m2, तो माइनस ऑफ m1 प्लस m2 कर दो तो 2/3 प्लस 1 5/3, तो a की वैल्यू आ गई -5। सिमिलरली सेकंड से कंपेयर करते हैं, तो माइनस ऑफ b/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस 1/m2, है ना। अच्छा ये एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, ये कुछ गड़बड़ है साइन की। देखो -m1xy और माइनस प्लस आएगा, तो माइनस, ये m1 माइनस m2 होगा, ठीक है। अच्छा वो अभी ध्यान चले गया, हाँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये b/3 बचेगा m1
-1/m2 यानी 2/3 -1, तो -1/3 आ गया, तो b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल। अब a² + b² पूछा था, तो देखो a² क्या हो जाएगा 25, b² क्या हो जाएगा 1, तो 21 + 1 26 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर 26 हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। 6th, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन इन्होंने कोई भी एग्जाम में बहुत बड़ा आ गया है, ये मेरी बात ध्यान रखना, कैट में भी काम आएगी, आईपी मैट में भी काम आएगी, है ना। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है मतलब उतना ही ईजी होगा, है ना। ये लोग कहानी ज़्यादा लिखते हैं। क्या बोला हुआ है उन्होंने, 30 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 5 कोर्स के लिए सबने रजिस्टर किया हुआ है, मतलब 30 × 5 टोटल 150 पेपर होंगे, है ना। एक एक बच्चा 5 देगा कोर्स, है ना, और हर कोर्स का मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने दिए 200 मार्क्स। ठीक है, तो 200 का एक पेपर होगा, यानी ओवरऑल मार्क्स देखेंगे तो 150 × 200 हो सकता है उसकी ज़रूरत ना पड़े। एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट क्रॉस द रजिस्टर्ड कोर्सेज इज 80%, यानी 200 का 80% क्या होगा 160, है ना। 100 का 80 तो 200 का 160, यानी इतने टोटल मार्क्स आए होंगे। सिंपल। अब दो स्टूडेंट्स ने रिवेल डाला, उनको लगा कि भैया गड़बड़ हो गई, तो रिवेल में क्या हुआ, किसी के भी मार्क्स रिड्यूस नहीं हुए। सीधी बात है, रिड्यूस अगर ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन पूछ रहा है, एक का रिड्यूस कर देंगे तो दूसरे का कितना भी मैक्सिमम हो सकता था, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि रिड्यूस किसी के नहीं हुए। और एवरेज अब सभी का हो गया 80.02। तो देखो पहले अगर 100 में से 80 मार्क्स मिल रहे थे, तो अब 100 में से कितने मिलेंगे 80.02, यानी 200 में से यही मार्क्स कितने हो जाएंगे 160.04। तो अब ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा 160.04। तो चेंज कितने का आएगा 150 × 0.04 का, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 4/100 लिख दो, 3 2 6 मार्क्स का चेंज आएगा, मतलब ओवरऑल 6 मार्क्स बढ़ जाएंगे, है ना। अब इन्होंने क्या पूछा है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन द मार्क्स ऑफ एनी ऑफ दोज 2 स्टूडेंट्स, है ना। अब किसी भी एक का मैक्सिमम अगर इंक्रीज करना है, तो दूसरे का मान लेते हैं कि एक भी नंबर नहीं बढ़ा होगा रिवेल में, और एक बच्चे के 6 मार्क्स बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज कितना है 6 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी क्या था 6, सिंपल था। ठीक, अगला 7th, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है कहीं ना कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स विच enables us to weight any integer value in grams of gold from 1 gram to 100 grams on a standard balance with 2 pans। अब इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया वेट कैन बी प्लेस्ड ओनली ऑन वन साइड ऑफ द पैन। बोलते हैं कि वेट्स हमें जो सिर्फ एक ही साइड पे रखना है, तो वो सिर्फ एक साइड पे रखना है। तो ध्यान रखना ये सीरीज बनेगी 1 2 4 8, ये तब तक लिखना है आपको जब तक समीशन 100 या उससे ऊपर ना हो जाए। 32, ये समीशन अभी 63 ही होगा, ये 100 के ऊपर निकल जाएगा। इसमें देखो आप 1 से 100 तक कोई भी वैल्यू बना सकते हो एक ही साइड पेन में रख के, जैसे 1 आ गया 2 आ गया, 3 बनाना हो तो ये दोनों हो गए, 4 बनाना हो तो इन सबको हटा दो 4 अकेला ले लो, 5 बनाना हो तो 4 + 1, 6 बनाना हो तो 4 + 2, 7 बनाना हो तो इन तीनों का एडिशन, 8 बनाना हो तो इन सबको भूल जाओ 8 ले लो, 9 बनाना हो तो 8 + 1, 10 बनाना हो तो 8 + 2, है ना। अब समझ गए होगे, है ना। 12 हो गया, 13 बनाना हो तो 8 + 4 + 1 14, 8 + 4 + 2 15, 8 4 2 1, 16 के लिए अकेला 16। इसे पूरा आप 100 तक जा सकते हो। इवन अगर आप 64 तक ले रहे हो तब 1 ग्राम से लेके 127 ग्राम तक सब बना सकते हो। ठीक है, एक साइड भी वेट रख के। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, है ना। क्या पूछा था, मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th का आंसर 7। वाओ क्या बात है, 6th क्वेश्चन का आंसर 6, 7th का आंसर 7। ठीक है, हाँ अगर दोनों साइड रखने की बोलते तो इसका आंसर क्या होता ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क कि आप दोनों साइड बैलेंस करना हो तो आप मिनिमम वेट्स कितने होते। ठीक, 8th क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक मैंने कितनी बारी बताई हुई है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछे, देखो सिंपल क्वेश्चन घुमा के बोल दिया था, 5 पैरेलल लाइन है ये, है ना, ऑन द सेम प्लेन एंड अदर लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू 5, यानी इनके परपेंडिकुलर, ये आपस में पैरेलल होंगी एन जितनी भी होंगी, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस थी,
और ये वर्टिकल लाइंस होंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमें दिया हुआ है। और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का इसमें फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अगर नहीं पता तो याद कर लो, HC2 इंटू VC2। ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे। H मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, V मतलब वर्टिकल लाइंस। तो 5 पैरेलल हॉरिजॉन्टल थी, तो 5C2 इंटू V एन है C2। ये हमें दिया हुआ है 360। ठीक है, तो NC2 n इंटू n माइनस 1/2 होता है। तो 5C2 क्या होता है, 5 इंटू 4/2 यानी 10 इंटू n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 360। 0 से 0, तो n इंटू n माइनस 1 क्या हो गया, 72। अच्छा, 9 8 से 72 होता है। तो n इंटू n माइनस 1 9 इंटू 8 दिख रहा है। इसे आप पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। 8th क्वेश्चन का आंसर 9। कितना वो है देखो, 6th का आंसर 6, 7 का आंसर 7, 8th का आंसर 9। ठीक है, 9th का आंसर देख लेते हैं क्या है। सीक्वेंस दिया हुआ है, x1 0 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें xn+1 क्या दिया हुआ है। ये तो मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर लगते हैं मुझे। और ये मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, ये सब फ्री के नंबर वाले ही क्वेश्चन होते हैं। n की जगह पहले 0 रख दो तो x1 आ जाएगा। अच्छा, 1 रख दो तो 2 आ जाएगा, x1 तो दिया ही हुआ है। तो x2 इज इक्वल टू x1 जिसकी वैल्यू दी हुई 0 प्लस 1 प्लस 2 रूट x1 तो 0 है 1, रूट 1 तो 1 ही होगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, x2 क्या आ गया 3। x3 निकाल लो। हमेशा क्या करा करो, 2-3 वैल्यू निकाल लिया करो, उसके बाद पैटर्न देख लिया करो। अब जैसे x3 क्या हो जाएगा, x2 मतलब 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस xn, तो 1 प्लस 3 4, 1 प्लस x2 की वैल्यू 3 हो जाएगी 4। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, x3 क्या आ जाएगा 8। x4 भी निकाल के बता देता हूँ, फिर पैटर्न वैसे अब तक समझ में आ चुका होगा आपको। x4 क्या हो जाएगा, x3 जिसकी वैल्यू 8 प्लस 1 9, इसकी जगह लिख दो 9 प्लस 2 रूट 1 प्लस xn यानी 8 प्लस 1 9, 9 का रूट 3, 3 2 ज़ा 6, 9 प्लस 6 15। अब देखो, x1 को आप 1 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, x2 को आप 2 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, x3 को 3 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, x4 को 4 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो। तो x31 जो था इसको आप क्या लिख सकते हो, 31 स्क्वायर माइनस 1। तो 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961 माइनस 1, तो 960 इसका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता 960। क्लियर। 10th क्वेश्चन भी ओरल था। देखो फिर से इन्होंने घुमा के दिया है ओरल क्वेश्चन को। बोले 2 टैप्स हैं T1 T2, है ना, एक बॉटम ऑफ वाटर टैंक इधर और बोथ विच में ओपन टू एम्प्टी द वाटर टैंक ईच कांस्टेंट रेट। ठीक है, कांस्टेंट रेट है। T1 को ओपन किया T2 को क्लोज करके, है ना, जब टैंक इनिशियली फुल है तो टैंक को हाफ एन आवर में ये एम्प्टी कर देता है ना। तो T1 क्या कर रहा है, 30 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है। नॉर्मली हमने जो क्वेश्चन किया हमको करते फिल कर रहा है, इन्होंने उसका उल्टा कर दिया, एम्प्टी कर रहा है। वो क्वेश्चन बच्चों वाला पूछा है एकदम। ठीक है, और दोनों को अगर ओपन कर दिया तो ये 20 मिनट्स में एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, T1 T2, है ना। याद करो हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं ये तो बेसिक RS अग्रवाल लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें फिल करने का होता है, इसमें बस उन्होंने एम्प्टी करने का बोल दिया। और फाइनली पूछ ले T2 का क्या होगा। T तो आप सब जानते हो 1/20 माइनस 1/30 कर दो तो 1/60 आएगा। मतलब T2 जो होगा 60 मिनट्स में एम्प्टी कर देगा। LCM लेके करना था, LCM लेके भी कर लेते, लेकिन बेसिक क्वेश्चन था ओरल। इसको यानी अगर आपने टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस की होगी तो इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते थे। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स। तो उम्मीद है पूरे सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट catipayment.com पे जाके परचेस कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।